माया अपने परिवार के दबाव के चलते अपने से 10 साल बड़े आदमी सुदीप से शादी करती है। एक बीवी होने के नाते जो सब माया को अपने पति से चाहिए होता है वो उसे कभी नहीं मिलता। एक रात, सुदीप जी, कैसा था आपका दिन? ठीक ही था माया। चलो अच्छा है, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लाती हूँ। फिर हम दोनों बालकनी में बैठकर कॉफी पियेंगे और इत्मीनान से बातें भी करेंगे। नहीं माया, वो मैं बहुत थक गया हूँ, अभी नहीं। ठीक है, वो आपने कहा था ना कि हम दोनों कहीं घूमने जाने वाले हैं। आपने टिकट भी बुक की थी, हम वहां पर पक्का जाने वाले हैं ना? नहीं माया, मैं तुम्हारे साथ अभी कहीं भी नहीं चल सकता। ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया है और फिलहाल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं लग रही, इसीलिए हम फिर कभी चले जाएंगे। इतना कहते कहते सुदीप सो जाता है और उसे देखकर माया को बहुत दुख होता है। एक दिन माया अपनी सहेली दीपिका से फोन पर बात करती है। अब तुझे क्या बताऊं दीपिका, सच में ये शादी करके मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। लेकिन क्यों माया, तेरे ससुराल वाले तो कितने अच्छे हैं, जीजू भी तो कितनी अच्छी नौकरी पर है। वो बात नहीं है दीपिका, एक बीवी होने के नाते सुदीप जी का यह फर्ज है कि वो मुझे घुमाने ले जाए, मेरे लिए वक्त निकाले, मेरे साथ बैठकर 2 बातें करे। लेकिन नहीं, वो रात को ऑफिस से घर आते हैं तभी तक थक चुके होते हैं और ऑफिस में रहते हुए उनके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं होता। अब तू ही बता, मैं इस तरह से कैसे जी पाऊंगी? हाँ यार माया, तू जो कुछ भी बोल रही है मैं समझ सकती हूँ। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ दीपिका? शादी को अब 2 महीने होने आए हैं और हमारा बॉन्ड तो ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों आपस में कोई भी बातचीत कर सके। शादी के पहले तो हम दोनों के बीच नॉर्मल ही बातें होती थी, सोचा शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, सुदीप जी वैसे पति नहीं बन पाए जैसे मैंने सोचा था। देख माया, तू अपना ख्याल रख। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच का उम्र का ये फासला जल्द से जल्द कम हो जाए और तुम दोनों में प्यार हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद माया की सास अरुणा के पैरों में काफी दर्द होने लगता है, इसीलिए वो अब बाहर के सामान लाने की जिम्मेदारी अपनी बहू माया पर सौंप देती है। और जब माया गली के दूध वाले कमलेश के पास दूध लेने जाती है तभी कमलेश और माया एक दूसरे को देखकर उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन तभी कमलेश की बीवी झिलमिल वहां पर आती है। अरे वो कमलेश जी, खड़े खड़े कौन सा ख्याली पुलाव पका रहे हो अपनी खोपड़िया में? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस। और आप मैडम जी, क्या चाहिए बोलिए ना और ले जाइए, यूं खड़ी क्यों हो यहाँ पर? कुछ तो बोलिए। वो मुझे 2 लीटर दूध और 2 दही के पैकेट दे दो, और हाँ, मक्खन की भी एक बड़ी वाली टिक्की दे देना। ठीक है मैडम जी। कमलेश माया को वह सारा सामान देता है और वो दोनों एक दूसरे को एक प्यार भरी मुस्कान से देखते हैं। झिलमिल ये सब देखकर गुस्सेल शक्ल बनाती है, लेकिन वो इतना नहीं सोचती। रसोई की खिड़की से कमलेश की डेयरी दिखाई देती है और इस तरह दिन भर वो दोनों एक खिड़की के जरिए एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। ये कमलेश डेयरी वाला तो कितना हैंडसम है, इसकी एज भी मेरी जितनी ही लगती है, लेकिन इसकी बीवी एकदम देहाती। कितनी अच्छे से बात करता है वो, वाह, मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रही। वही दूसरी तरफ कमलेश भी अकेले में माया के बारे में ही सोचता रहता है। अरे यार, 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक मैडम जी नहीं आई खिड़की पर। ये मैडम जी तो कितनी सुंदर है और दिल की भी कितनी साफ है।
माया अब हर रोज दिन में 2 से 3 बार कमलेश की डेयरी पर कुछ ना कुछ खरीदी करने जाती है। फिर एक दिन वो जानबूझकर दूध में नींबू निचोड़ती है और दूध को फटने देती है ताकि उसे फिर से कमलेश के पास जाने का मौका मिल सके। अरे माँ जी, ये दूध तो फट चुका है, मैं दूसरा दूध लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, अभी मत ला दूध, शाम को तो मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो मैं घर में चाय नहीं पीने वाली। लेकिन माँ जी। अरे क्या लेकिन, तुम लोग तो कोई चाय भी नहीं पीते, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी दूध लाने की कोई जरूरत नहीं है और इस फटे हुए दूध का पनीर बना दे अब। ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज रात को रोटी सब्जी के साथ साथ दही भल्ले भी बना दूं, लेकिन घर में तो कोई दही नहीं है, मैं अब भी लाती हूँ। लेकिन बहू, माया अपनी सास की बात भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इस माया को आखिर हो क्या गया है? जो लड़की पहले घर से बाहर निकलना तो दूर, बाहर देखती भी नहीं थी, वो अब कोई छोटा बहाना लेकर बाहर जाती रहती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर अरुणा को शक होने लगता है, वैसे ही वहां पर झिलमिल को भी माया पर शक होने लगता है। ये मैडम जी तो इतना नहीं आती थी पहले, लेकिन आजकल इनका आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है हमारी डेयरी पर। खैर, मुझे क्या है, हमारा कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, उल्टा फायदा ही हो रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हूँ। तू भी ना झिलमिलिया, एक नंबर की बावली पूछे। फिर एक दिन झिलमिल की गैर मौजूदगी में कमलेश और माया एक दूसरे को फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और अब दोनों चुप चुप कर फोन कॉल्स पर और मैसेजेस पर बात करने लगते हैं। पता नहीं क्यों, कैसे और कब, लेकिन माया जी, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हो। जब आप नहीं दिखाई देती ना, तो मेरा कलेजा घबरा जाता है जी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ कमलेश। तुमसे बात करना, तुम्हें देखते रहना, तुम्हारा हर एक एहसास मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमलेश का जन्मदिन होता है। तभी कमलेश और माया मिलने का प्लान बनाते हैं। कमलेश जी, आज आपका जन्मदिन है ना, तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। दोपहर के समय में वैसे भी कम ग्राहक आते हैं। अरे नहीं झिलमिल, वो दरअसल वो मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है, उन्हें मैंने आज मिलने का वादा किया है ना, इसीलिए। जाइए, आपके पास तो मेरे लिए कभी टाइम नहीं रहता। फिर जब कमलेश बाहर जाने को निकलता है, तभी माया भी अपने घर से बाहर निकलती है और उसे झिलमिल देख लेती है। कमलेश और माया दोनों एक अच्छी सी जगह पर मिलते हैं। हैप्पी बर्थडे कमलेश, ये लो तुम्हारा तोहफा और ये केक, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। थैंक यू माया जी, आप सोच नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। कमलेश और माया दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वैसे माया जी, आपने 10 साल बड़े आदमी से शादी क्यों की? मेरे घर वाले काफी गरीब हैं और वो पुराने विचारों वाले हैं, इसीलिए सुदीप जी के साथ मेरी शादी करा दी। वो लोग उम्र के फासलों को एकदम आम बात समझते हैं, लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि सुदीप जी एक पति जैसे कोई एफर्ट्स नहीं लेते। अच्छा, ये बात है क्या? मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे भी झिलमिल से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मुझे झिलमिल से शादी करनी पड़ी। और मुझ जैसे दूध वाले से कोई अच्छी लड़की कैसे शादी करती? कोई बात नहीं कमलेश, अब मैं हूं ना, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, अभी हमें निकलना चाहिए। घर पर झिलमिल है, अकेली है वो, दुकान भी खुली है। लेकिन अभी तो ठीक से 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वैसी बात नहीं है माया जी, वो झिलमिल को भी देखना पड़ता है ना। अभी वो मेरी घर वाली है,
सही कहा तुमने कमलेश। झिलमिल तो घर वाली है और मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए तो एक बाहर वाली ही रहूंगी। सुदीप जी भी मुझे टाइम नहीं देते और तुमसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी मुझे। लेकिन माया जी मेरी बात तो सुनिए। माया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और कमलेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और जब वो दोनों गली में आते हैं तब एक ही टाइम पर वो दोनों साथ में वापस भी आते हैं और ये देखकर झिलमिल हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये कमलेश जी और मैडम जी तो दोनों एक ही समय पर गए थे और एक ही समय पर वापस भी आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? अभी झिलमिल का शक भी बहुत बढ़ जाता है और वो कमलेश की एक एक हरकत पर नजर रखती है और तभी वो उसके फोन को चुपके से देख लेती है और वो उसके और माया के मैसेजेस पढ़ने लगती है। हाय हाय, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज ये मैसेजेस पढ़ लेती। ये फोटो तो सामने वाली मैडम जी का है, ये वॉइस नोट सुन लेती हूँ। झिलमिल जब कमलेश और माया के वॉइस नोट सुनती है तभी उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। माया जी प्लीज मत रूठिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बात कीजिए माया जी। आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। आज तो मेरा जन्मदिन है ना, तो प्लीज मत रूठिए मुझसे। नहीं कमलेश, मुझे बिल्कुल भी मैसेजेस मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो रुक जाते, लेकिन तुम्हें तो झिलमिल की पड़ी थी, तो अब तुम्हारा जन्मदिन उसके साथ ही मनाओ। हे राम, इसका मतलब उस चुड़ैल माया और मेरे पति के बीच लफड़ा चल रहा है। फिर झिलमिल कमलेश के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे झिलमिल, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे सब पता चल गया है कि आपके और उस माया के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अब मैं सब समझ गई हूँ। फिर झिलमिल कमलेश का हाथ पकड़कर उसे माया के घर ले जाती है, जहाँ पर अरुणा गांव चली गई होती है और घर में केवल सुदीप ही होता है। फिर झिलमिल सुदीप को वो सारे मैसेजेस दिखाती है और अंत में माया और कमलेश को अपने अफेयर के बारे में कबूल करना ही पड़ता है। माया, तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए सुदीप जी, लेकिन आपसे मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला और वो सब मुझे कमलेश में मिल गया, इसीलिए मैं उससे प्यार कर बैठी। मुझे भी माफ कर दो झिलमिल। मेरे माई बापू ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे मेरी शादी करा दी, इसीलिए मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। और जब मैं माया जी से मिला तब से मुझे यह अच्छी लगने लगी। ठीक है, अगर आपका ऐसा ही है ना, तो अब मैं आपके साथ और नहीं रहेगी। रहो अपनी माया जी के साथ ही। आज से आपके और मेरे बीच का रिश्ता खत्म। तुम भी जा सकती हो माया, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं रखना है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो यहाँ पर रहकर क्या करोगे तुम? तभी माया और कमलेश को अपने घर गृहस्थी की कीमत पता चलती है और वो दोनों अपने अपने पति पत्नी से कहते हैं, नहीं झिलमिल, ऐसा मत कहो। मुझे भले ही तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। मेरे माई बापू की तुम में जान बसती है। तुमने जिस प्रकार मुझे संभाला है, मेरा साथ दिया है, वो कोई और नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे ही साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। सच में झिलमिल, मुझे माफ कर दो। हाँ सुदीप जी, मैं भी अपने हंसते खेलते घर को नहीं तोड़ना चाहती। आप मेरे पति हो। मेरी बस आपसे एक ही शिकायत है कि आप मुझे वो सब कभी नहीं देते जो मैं असलियत में चाहती हूँ। सिवाय पैसे के, प्यार, वक्त, अहमियत, ये सब भी एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ माया, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो और ये सब महसूस करना बिल्कुल जायज है। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ
कि अब हम दोनों में कोई भी दरार ना आए। इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ठीक है कमलेश जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी सोच के साथ मैं भी आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो चारों मियाँ बीवी अपने अपने गीले शिकवे मिटाकर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। रुचिता अपनी सास नीलिमा, ससुर बलजीत और पति रोहन के साथ रहती है। ठंड के दिनों में रुचिता को शराब पीने का काफी शौक होता है। एक रात वो अपने पति के साथ बैठकर शराब पी रही होती है। आहा, ये शराब नहीं बल्कि ये तो मेरी जान है। आई लव यू मेरी जान एंड थैंक यू सो मच मुझे इस मरने वाली ठंड में जिंदा रखने के लिए। चलो ना बेबी, बहुत शराब पी ली हम दोनों ने, अब थोड़ा रोमांस भी कर ले। शराब पीकर तो हम दोनों भी गर्म हो गए, अब क्यों ना बिस्तर भी गर्म कर दे। क्यों जाने मन, क्या कहती हो? नहीं नहीं, मुझे ठंड में गर्म होने के लिए तुम जैसे नल्ले पति की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम अकेले ही बेड पर रोमांस करते बैठो, मैं तो शराब के साथ रोमांस करूंगी। क्यों मेरी जान? दिस इज नॉट फेयर रुचिता, प्लीज मान जाओ ना। अबे चाहता है या लात मार कर भगाओ? आया बड़ा। अब रुचिता बढ़ती ठंड के साथ साथ रोजाना तरह तरह के ब्रांडेड शराब पीने लगती है और रोहन के पैसे उसी में वेस्ट करने लगती है। क्या आज फिर से शराब? रुचिता, तुम तो शराब को ऐसे पी रही हो जैसे कि ये पानी ही हो। ऐसे शराब रोज रोज मत पिया करो, ये जानलेवा है बेबी। हाँ तो ये तुम्हारे लिए जानलेवा है, लेकिन मेरे लिए दिल की धड़कन है, मेरे जीने का सहारा है। इस जालिम दुनिया में एक शराब ही तो है जो मेरा साथ देती है। अरे लेकिन जिस हिसाब से तुम शराब पी रही हो उस हिसाब से तो मैं जल्द ही रास्ते पर कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ दिखूंगा। नो माय डियर पतिदेव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अब तुम मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ। अगर तुम्हें मुझे इस ठंड के मौसम में शराब पीने में कंपनी देनी है तो आ जाओ। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी तरह बेवड़ा नहीं बनना चाहता। अब बेनल्ले, बेवड़ा किसको बोला तूने? चल फुट यहाँ से, मैं तेरी तरह नल्ली नहीं हूँ, समझा तू? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, गेट आउट। फिर एक दिन जब रुचिता के सास ससुर गांव गए होते हैं, तभी रुचिता ऑनलाइन सेल का लाभ उठाते हुए ढेर सारी शराब की बोतलें मंगवाती है। मैम, ये रहा आपका बिल। थैंक यू। चलो अच्छा हुआ कि घर में माँ जी और पापा जी नहीं है और इसी बीच में मेरी सारी शराब की बोतलें भी आ गई। अब मेरा इस ठंड में शराब पीने का बंदोबस्त तो हो गया। लेकिन तभी वहां पर नीलिमा और बलजीत आ जाते हैं और रुचिता की सारी बातें सुन लेते हैं। ओ तेरी शिट! क्या कहा बहू तूने? ये सारी बोतलें तूने अपने लिए मंगवाई है? अरे बेशर्म बेहया औरत, तू इतना कैसे गिर सकती है? भूल मत, तू इस घर की बहू है और तू ये सब कर रही है। वो माँ जी, मुझे डॉक्टर ने ही कहा है कि ठंड में शराब पिया करो, तुम्हारी सेहत सही रहेगी, वरना मुझे तो ठंड में जल्दी सर्दी बुखार हो जाता है। चुप कर, एक लात मारूंगी ना, सारा सर्दी बुखार उतर जाएगा। अरे कौन है वो गोचू डॉक्टर? उसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे टोपी मत पहना, मैं दुनिया को टोपी पहनाती हूँ। ए डिलीवरी वाले लड़के, हमको नहीं चाहिए ये सब, इसे लेकर जाओ। नो मैम, ये सेल में ऑर्डर किया गया है और इसकी पेमेंट भी हो चुकी है, इसे हम वापस नहीं ले जा सकते। क्या? फिर वो डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। रहने दो ना माँ जी, मैं अकेले ही तो पीती हूँ ना, थोड़ी ना गली मोहल्ले या आंगन के बरामदे में जाकर पीती हूँ। आपको चाहिए तो आप भी मुझे कंपनी दे सकती हो,
दोनों सास बहू मिलकर महफिल जमाएंगे। अरे नालायक लड़की, बंद कर अपनी ये घटिया बकवास। अपनी सास के सामने ये सब बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगी और इस शराब को जाकर फेंक कर आ। चल जल्दी से फेंक कर आ। और अगर मुझे इस घर में फिर कभी शराब दिख गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे बदन का कोना कोना लाल पीला और नीला कर दूंगी मैं। अरे नीलिमा, क्यों इतना बौखला रही हो? और इसे फेंकने की क्या जरूरत है? इसे मैं अपने पास रखता हूँ। क्या? अरे हिटलर की बहन, अपने पास रखता हूँ मतलब मैं इसे अपने दोस्त को दे दूंगा जो शराब पीते हैं। अब इसे वेस्ट क्यों करना? इसमें पैसे भी तो लगे हैं ना। ठीक है। इस तरह सारी शराब की बोतल बलजीत रख लेता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी रुचिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो रात को अपनी सास के सोने के बाद में चुपके से शराब पीने लगती है और रोजाना ऑफिस जाने से पहले रोहन रुचिता का हैंगओवर उतारने के लिए उसे नींबू पानी पिलाया करता है। लेकिन एक सुबह वो उसे नींबू पानी देना भूल ही जाता है और वो ऑफिस चला जाता है। ओ तेरी, आज तो मैंने रुचिता को नींबू पानी ही नहीं पिलाया। अब क्या करूं? ना जाने उसने वहां पर क्या तमाशा किया होगा। उसका तो हैंगओवर भी अभी तक उतरा नहीं होगा। वही दूसरी तरफ घर पे, अरे रुचिता बहू, आज तुझसे इतनी बदबू क्यों आ रही है? और ये क्या, तेरी आंखें भी एकदम सूजी सूजी सी लग रही है। तू रात भर जाग रही थी क्या? यस माँ जी, वो मैं रात भर काम ही कर रही थी ना, इसीलिए। काम कर रही थी? कौन सा काम कर रही थी बहू? तू तो जॉब पर भी नहीं जाती। क्या माँ जी, आपको पता नहीं है क्या? मैं एक सीक्रेट डिटेक्टिव हूँ और मैं नई केस पर स्टडी कर रही हूँ। किसको बताना मत ये बात, ठीक है? क्या? अरे ये तो सब क्या बके जा रही है? तू एक सीक्रेट डिटेक्टिव? क्या है ये सारा चक्कर? नहीं माँ जी, मैं आपको और ज्यादा डिटेल नहीं दे सकती। मैं एक हाई प्रोफाइल की डिटेक्टिव हूँ, आपको वो सब समझ में नहीं आएगा। जाने दो, आने दे चीकू को, उसी से पूछती हूँ मैं। चीकू से पूछो या पपीता से, मुझे क्या। लगता है इसके तो दिमाग पर असर हो चुका है। फिर शाम में जब रोहन ऑफिस से घर आता है तभी नीलिमा उसे रुचिता के डिटेक्टिव होने के बारे में पूछती है और तब रोहन की बोलती बंद हो जाती है। अरे माँ, वो ना। अरे घन चक्कर लड़के, वो क्या कर रहा है? जल्दी बोल। अरे माँ, शायद वो रुचिता को दौरे पड़ रहे हैं आजकल। वो नींद में भी यही सब बड़बड़ाती रहती है। 3 दिन से कोई डिटेक्टिव की सीरीज देख रही थी टीवी पर। शायद उसी का असर है ये सब। अच्छा, तो ये माजरा है। थैंक गॉड, आज तो ये रुचिता मुझे मरवा ही देती। फिर एक रात रुचिता चुपके से छत पर बैठकर शराब पी रही होती है और तभी वहां पर उसका ससुर बलजीत आ जाता है। रुचिता बहू, तुम यहाँ पर? और ये क्या, तुम फिर से शराब पी रही हो? तुम्हारी सास को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेगी। तुम्हें कोई अंदाजा भी है? पापा जी, आप प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना, प्लीज पापा जी। ठीक है बहू, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पापा जी? अगर तू चाहती है कि मैं तेरी सास को ये सब ना बताऊं, तो आज से तुझे मुझे भी शराब पिलानी होगी और हम दोनों छुप छुप कर साथ में शराब पिया करेंगे। वाह पापा जी, दैट्स ग्रेट आइडिया। फिर बलजीत और रुचिता मिलकर साथ में शराब पीने लगते हैं। मुझे लगा नहीं था पापा जी कि आप भी इतने बदमाश निकलोगे। वैसे बहू, वो तुमने ऑनलाइन सेल में जो शराब की बोतलें मंगवाई थी ना, वो मैंने अपने दोस्तों को दी ही नहीं, बल्कि वो तो मेरे पास ही है और मैंने उसमें से थोड़ी सी शराब भी पी ली चुपके से। हम उसमें से बची हुई शराब पी सकते हैं। अरे वाह पापा जी, ठीक है, लाओ जल्दी। तभी वहां पर रोहन आ जाता है
रोहन तुम? ओए चीकू, चल आजा, तू भी हमें कंपनी दे दे। लेकिन पापा, वो माँ। अरे छोड़ ना, उस बुढ़िया से क्या डरता है। आजा, आज अपने बाप के साथ पी। ठीक है पापा, आज तो मजा आएगा। फिर वो तीनों महफिल जमाकर मस्त शराब पीने लगते हैं। फिर एक दिन उन तीनों का फिर से शराब पीकर पार्टी करने का प्लान होता है और उसी दिन नीलिमा भी बीमार होती है। तभी बलजीत उसे दवाई देकर सुला देता है और ऊपर टेरेस पर आ जाता है। पापा जी, माँ जी सोई या नहीं? तुम्हारी माँ सो गई, इसका मतलब इट्स पार्टी टाइम। फिर तीनों ढेर सारी शराब पीते हैं और नशे में बोतल सर पर रखकर नाचने लगते हैं। ऐसी आए जंगी जमाल कुल्लू, जमाल 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 कुल्लू, जमाल 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 कुल्लू। तभी उनके शोर की आवाज सुनकर नीलिमा जाग जाती है और वो उन्हें नशे में नाचते हुए देखकर बहुत गुस्सा होती है और डंडे से मार मार कर उनकी अच्छी खासी धुलाई करती है। अच्छा हुआ जो हमने शराब पी रखी है, इसीलिए इस बुढ़िया के मारने से कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। हाँ पापा, एकदम सही कहा आपने। ऐसा लग रहा है कि कोई मालिश कर रहा है। इस समय तुम तीनों से बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम तीनों को तो मैं कल सुबह देखती हूँ। फिर अगली सुबह, बस बहुत हुआ तुम्हारा। अपने अपने बोरिया बिस्तर पैक करो और निकल जाओ इस घर से। ठंड में शराब पीने का बहुत चस्का है ना तुम तीनों को। अब जाओ, बाहर सड़क पर बैठकर ठंड में जम के शराब पीते बैठो। निकलो यहाँ से। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए हमें। हाँ नीलिमा, हमें माफ कर दो। तू तो चुप ही बैठ बहू। तूने तो मानो जैसे अपनी लाश शर्म बेचकर खा ली है। अरे एक बहू होकर तू अपने पति और ससुर के साथ शराब पीती है। अरे ये आदमी लोग तो कुत्ते ही होते हैं, लेकिन तू भी इनमें ही मिल गई। कल रात मेरी कितनी तबीयत खराब थी और तुम तीनों मजे से पार्टी शार्टी कर रहे थे। बस अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। निकलो यहाँ से तुम तीनों। नहीं माँ, माफ कर दो हमें। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो। हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ नीलिमा, एक आखिरी मौका दे दो, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। तेल लेने गया तुम्हारा प्यार। अरे रोज रोज शराब कौन पीता है? कभी कभार तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अब नहीं। माँ जी, हम तीनों आपसे वादा करते हैं, हम फिर से ये गलती नहीं दोहराएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ नीलिमा, हम वापस ऐसा नहीं करेंगे। तीनों विनती करते हुए माफी मांगते हैं। तब जाकर नीलिमा उन्हें माफ करते हुए एक आखिरी मौका देती है, जिसके बाद वो तीनों शराब पीना छोड़ देते हैं। निशा एक बहुत ही आलसी लड़की होती है। वो बस दिन रात सोती ही रहती है। उसकी शादी कमला जी के बेटे मानव से होती है। कमला को हमेशा से ही एक सुशील और फुर्तीली बहू चाहिए थी, पर अफसोस उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनके आने वाली नई बहू 24 घंटे बस सोती ही रहती है। शादी के बाद एक दिन अचानक से जब कमला रसोई में जाती है, तभी वो निशा को फर्श पर पड़ी हुई देखती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी बहू को? ये तो सीधा परलोक चली गई। मानव के पापा। क्या हुआ माँ, कोई भूचाल आ गया क्या? या दिन दहाड़े किसी भूत को देख लिया? इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखिए तो, निशा बहू हमें छोड़कर चली गई। तभी अचानक से निशा उबासी देते हुए उठ जाती है और कहती है, ओ गॉड, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खाना बनाते बनाते कब सो गई। अरे नास पीटी, ये देख, तेरी सोने की वजह से मेरी सारी सब्जी जल गई। पैसों को बर्बाद कर दिया, बेवकूफ बददिमाग कहीं की। निशा ऐसे ही हर काम को करते करते सो जाती थी। एक दिन
वो बाथरूम में कपड़े धोते धोते वही फर्श पर सो जाती है और नल वैसे की वैसा ही चालू रहता है और पानी पूरे घर में भर जाता है, जिसके बाद उसकी सास चिल्लाते हुए उसे उठा देती है। बहू! सॉरी माँ जी। अरे तेरे सॉरी को गोली मार। तुझे अकल वकल है या नहीं? कहीं भी घोड़े बेचकर सो जाती है। देख, पूरा घर स्विमिंग पूल बन चुका है तेरी वजह से। अब जल्दी से पूरा घर साफ कर दे, वरना तुझे अगले 7 दिनों तक पानी भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं। निशा को सारा घर साफ करना पड़ता है और वो बहुत थक जाती है, जिसके बाद वो फिर से सो जाती है। निशा के आठों पहर सोने की इस बुरी आदत से ना तो सिर्फ उसकी सास कमला, लेकिन उसका पति और ससुर भी बहुत परेशान हो चुके थे। निशु बेबी, आज की रात हमारे नाम। सुहाग रात की रात में तो हम दोनों की टाइट फिश हो गई थी, इसीलिए हम दोनों भी सो गए। लेकिन आज मैं फुल ऑन जोश में हूँ। आज की रात का 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। लेकिन मानव, मैं वो। ऐसा कहते कहते निशा सो जाती है और खराटे मारने लगती है और ये देख मानव सर पकड़ लेता है। हे भगवान, ये कभी नहीं सुधरेगी। लगता है मेरी सुहागरात की तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है। चन्ना मेरे या मेरा पागल, मेरा पति पागल है, मेरी सास मोटी है। देखो कितनी बेशर्म है ये तो नींद में गा भी रही है और साथ में बुराइयां भी कर रही है। क्या टैलेंट है इसका 24 घंटे सोने का। इसे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए। निशा के दिन भर सोने की आदत गुजरते वक्त के साथ साथ कम होने की जगह बढ़ती ही जाती है। एक रोज, बहू, कल सुबह घर में हवन पूजा है और तुझे रात भर जागकर पंच पकवान बनाने हैं और पूजा की सारी तैयारी करनी है। अगर तू आज रात सोई तो तुझे मैं हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगी, समझी ना तू? ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज रात तो मैं पक्का जागूंगी और सर्वगुण संपन्न बहू की तरह सारा काम भी करूंगी, पक्का प्रॉमिस। चलो, अच्छी बात है। अगले दिन सुबह सभी लोग तैयार हो जाते हैं और घर में पंडित जी भी आ जाते हैं। लेकिन जब कमला रसोई में जाती है तभी वहां निशा नहीं होती। जब वो रसोई की खिड़की से देखती है तब निशा वहां पर आंगन में सो रही होती है। हे राम, ये कुंभकर्ण बहू कभी नहीं सुधरेगी। मैं ही पागल थी जो इस कलमुही करमजली पर भरोसा कर बैठी। फिर कमला निशा को अगले 1 हफ्ते तक बाहर आंगन में ही रहने की सजा देती है, लेकिन निशा को उस सजा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सजा पूरी ईमानदारी के साथ पूरी करती है और वो फिर से दिन भर आंगन में सोती रहती है। मानव बेटा, तूने एक लक्ष्मी को नहीं बल्कि एक पनौती को घर ब्याह के लाया है। अगर घर की बहू ही 24 घंटे सोती रहेगी तो घर में पनौती ही आएगी ना। पता नहीं कैसे प्यार मोहब्बत हो गई इस लुक्के को उस सोने वाली चुड़ैल से। नाक में दम कर रखा है सबके। खुद तो टांगे फैलाकर सोती रहती है और दूसरों की नींद की बैंड बजा देती है, कुलक्षणी कही की। ऐसे ही एक रोज निशा दिन भर सोती ही रहती है और जब वो उठती है तब वो घर का सारा कीमती सामान गायब देखती है। अलमारी खोलने पर उसमें रखे सारे गहने और पैसे गायब थे। तब वहां पर उसके पास सास, ससुर और पति आते हैं। माँ जी, पापा जी, मानो मेरे सारे गहने और पैसे, वो गोल्डन शोपीस और वो सारी महंगी कटोरियां, वो सब कुछ कहाँ चला गया? लगा दी ना तूने आग पूरे घर को। अरे हम जब सुबह जा रहे थे
तभी तुझे कह गए थे कि दिन भर जागी रहना और घर का ख्याल रखना। मोहल्ले में चोरी चकारी बढ़ गई है। अब देख, हो गई ना चोरी। एक नहीं बल्कि कई सारी कीमती और महंगी चीजें चोरी हो चुकी है बहू। तुम्हारे गहने और हम सबके पैसे और जेवर भी। निशा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम ही इस सब की जिम्मेदार हो। सबकी बातें सुनकर निशा की नींद तो मानो हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। उसे अपने 24 घंटे सोने की गलती का एहसास हो चुका था। आप लोग सही कहते थे, मैं ही गलत हूँ। मेरे कारण आज इतना बड़ा कांड हो गया। अगर मैं जागी रहती तो आज ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद 24 घंटे नहीं सोऊंगी और एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। निशा उस दिन के बाद से अपनी सारी गलतियां सुधारती है और दिन में जागकर रात को सोती है। कुछ दिनों बाद तूने जिस तरह से अपनी गलतियों को सुधारा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। निशा, एक सच बताऊं, हमारे घर में कभी चोरी हुई ही नहीं थी। उस दिन तो हम तीनों ने नाटक किया था ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। हाँ बहू, तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। वी आर सॉरी निशा। नहीं मानो, सॉरी मत कहो। उल्टा मुझे इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहिए। अगर आप तीनों मुझे उस दिन वो सबक नहीं सिखाते तो मेरी सोई हुई आंखें कभी नहीं खुल पाती। और इस तरह निशा उस दिन के बाद से हमेशा के लिए सुधर जाती है।